नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप उस इमारत में खड़े रह सकते हैं जिसके बारे में पता हो कि दुश्मन बम गिराएगा ही? आपकी पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि भाग जाना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि इसराइल में जब सायरन बजता है तो लोग घरों से निकलकर बाहर आ जाते हैं या घरों के नीचे बने बंकर में चले जाते हैं। लेकिन उत्तरी गजा के एक अस्पताल पर इसराइल ने लगातार बमबारी की, फिर भी उसमें काम करने वाले एक डॉक्टर भाग कर नहीं गए। एक डॉक्टर होने का फर्ज अदा करते रहे। डॉक्टर का मुल्क उसका अस्पताल ही होता है और नागरिक उसके मरीज। डॉक्टर हुसाम अबू सफिया उत्तरी गजा के कमाल अदवान नाम के अस्पताल के निदेशक हैं। इसराइल ने इस अस्पताल को पूरी तरह से तबाह कर दिया, फिर भी डॉक्टर सफिया मानवता के मोर्चे पर आखिर तक डटे रहे, अपनी करुणा को समेटे। डॉक्टर सफिया दुनिया भर की तमाम बेरुखियों को झेलते हुए डॉक्टर होने का फर्ज अदा करते रहे। आज हम इन्हीं डॉक्टर सफिया के बारे में बात करेंगे। इसराइल ने हमले के शुरुआती 8 महीनों में गजा के 27 अस्पतालों पर 136 हमले किए। इन 27 अस्पतालों में से एक है कमाल अदवान अस्पताल। किसी को पता नहीं इसके आखिरी बचे डॉक्टर सफिया इस वक्त कहां हैं। यह तस्वीर 28 दिसंबर की है। सफेद कोट में आप जिस शख्स को देख रहे हैं वही है डॉक्टर हुसाम अबू सफिया। इसराइल की बमबारी के बाद खंडहर हो चुकी इमारतों के बीच से गुजरते हुए जिस तरफ वे जा रहे हैं वहां इसराइल के सैनिक टैंक में उनका इंतजार कर रहे हैं। बताया जाता है कि यह डॉक्टर हुसाम अबू सफिया की आखिरी तस्वीर है। साल भर से ज्यादा समय से बमबारी हो रही है। शहर में कोई इमारत साबुत न बची हो, कई अस्पताल मलबे में बदल गए हों, भागने का कोई रास्ता ना हो, अगले पल मौत आने की गारंटी हो, फिर भी डॉक्टर सफिया अपने अस्पताल में डटे रहे और आखिर तक घायलों के इलाज करते रहे। मलबों के बीच चले जा रहे डॉक्टर सफिया के दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या वे मृत्यु के बारे में सोच रहे होंगे? मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में आप दर्शक क्या सोच रहे हैं? क्या आप इतनी बमबारी के बीच डॉक्टर सफिया की तरह होने की कल्पना कर सकेंगे? उत्तरी गजा के बेत लहिया का आखिरी अस्पताल कमाल अदवान 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल ने जब गजा पर हमला शुरू किया तब से डॉक्टर सफिया निदेशक होने के तौर पर अपने अस्पताल को चलाते रहे। इंस्टाग्राम पर डॉक्टर सफिया को 1.25 लाख लोग फॉलो करते हैं। लगातार अपने इंस्टाग्राम पर अस्पताल की जानकारी देते हैं, मदद के लिए अपील करते हैं। इस्राएली सेना द्वारा अस्पताल खाली करने की धमकियों के बावजूद उन्होंने अस्पताल नहीं छोड़ा, खुद भी घायल हुए मगर अपने मरीजों का इलाज करते रहे, अपने साथियों के साथ खड़े रहे। इसी अस्पताल में डॉक्टर सफिया का परिवार भी शरण ले रहा था। इस्राएल ने अस्पताल के दरवाजे पर ड्रोन से हमला कर दिया जिसमें उनके 15 साल के बेटे की मौत हो गई। डॉक्टर सफिया ने तब कहा था कि इस्राएल उन्हें इस बात की सजा दे रहा है कि वे अस्पताल बंद नहीं कर रहे हैं। कुछ महीने पहले जब अस्पताल पर हमला हुआ तब उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मरने वालों के लिए सामूहिक कब्र खोद रहे हैं। नवंबर 2024 आते आते इस अस्पताल में डॉक्टर सफिया के अलावा सिर्फ एक डॉक्टर और थे जो उनके साथ काम करते रहे। डॉक्टर सफिया का एक बयान फ्रंटलाइन डिफेंडर्स नाम की मानवाधिकार संस्था की वेबसाइट पर है। यह संस्था युद्ध के मैदान में काम करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए काम करती है। अपने बयान में डॉक्टर सफिया कहते हैं कि इस्राएली सेना नहीं जानती वो क्या चाहती है। उन्होंने मुझे कुछ देर हिरासत में रखा और मुझसे सवाल किए कि क्या अस्पताल के अंदर कोई लड़ाके हैं। उन्होंने मांग की कि मैं अस्पताल खाली कर दूं, मगर मैंने मना कर दिया और आश्वासन दिलाया कि अंदर सिर्फ मरीज हैं। इसके बाद भी अस्पताल के स्टाफ के 57 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। मैंने अपने अस्पताल को छोड़ने और अपने मरीजों की बलि देने से मना कर दिया, इसलिए सेना ने मुझे सजा देने के लिए मेरे बेटे को मार डाला। मैंने अस्पताल के दरवाजे पर उसकी मौत देखी। मेरे लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। मैंने उसके लिए अस्पताल की एक दीवार के पास कब्र बनाई ताकि वो मेरे पास रहे। आप डॉक्टर में भगवान देखते हैं, लेकिन डॉक्टर सफिया ने आप में यानी दुनिया भर के नागरिकों में क्या देखा होगा? दुनिया भर के हुक्मरानों में क्या देखा होगा जो आज इसराइल के साथ खड़े हैं? क्या उन्हें भी भगवान नजर आया होगा? WHO और उससे जुड़े लोगों के ट्विटर हैंडल पर इस अस्पताल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा।
आप देख सकते हैं कि मार्च से लेकर दिसंबर तक इस अस्पताल पर किस तरह लगातार हमले हुए और यह ध्वस्त होता चला गया। दिसंबर 2023 में हमला होता है। उसके 6 महीने बाद 4 मार्च 2024 को WHO के निदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कमाल अदवान और अल अब्दा अस्पताल के बारे में तस्वीरों के साथ ट्वीट किया। WHO की टीम पहली बार इन अस्पतालों का हाल जान पाई। कमाल अदवान के बारे में डॉक्टर टेड्रोस मार्च में लिख रहे हैं, बच्चों के इस एकमात्र अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ है। खाने की कमी से 10 बच्चे मर गए हैं। यह हालत मार्च में थी। इसके बाद अगले 9 महीने के दौरान हमले होते रहते हैं और उस बीच डॉक्टर सफिया काम करते रहते हैं। 21 मई को हमला होता है, जिसके बाद अस्पताल में काम बंद हो जाता है। 25 अक्टूबर की सुबह यहां बड़ा हमला हुआ। उस समय भी कई मरीजों का इलाज चल रहा था। 30 अक्टूबर 2024 को डॉक्टर टेड्रोस ने लिखा, अस्पताल में बच्चों का सिर्फ एक डॉक्टर है और एक हड्डियों का। यहाँ स्टाफ बेहद कम है। 1 महीने बाद 21 नवंबर की रात ड्रोन हमले में कमाल अदवान का जनरेटर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई। हमले के कारण स्टाफ उसे ठीक नहीं कर पाया। पानी का टैंक भी बर्बाद हो गया। 22 दिसंबर 2024 को डॉक्टर टेड्रोस ने अस्पताल पर हुई बमबारी के वीडियो को ट्वीट किया है। इसमें डॉक्टर सफिया भी अपनी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वे 85 मरीजों में से सिर्फ 10 को दूसरे अस्पताल भेज पाए क्योंकि पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं है। इनके अलावा बड़ी संख्या में मरीजों को सर्जरी की भी जरूरत थी। एक इंसान के भीतर की क्षमता उससे क्या क्या करा सकती है, डॉक्टर सफिया उसकी मिसाल है। वे मृत्यु का अपार शोक झेल गए। जहां कुछ ना बचा हो वहां जीने की उम्मीद बन गए। इसी हमले में डॉक्टर सफिया के 15 साल के बेटे की मौत होती है। एक व्यक्ति की सीमा और संभावना के दोनों छोर को डॉक्टर सफिया साधते नजर आते हैं। डॉक्टर सफिया के वीडियो इंटरनेट पर हैं, जहां वे बेटे के जनाजे में रोते हुए फातिहा पढ़ रहे हैं। इसी अस्पताल की दीवार के पास उन्होंने बेटे को दफनाया, फिर भी कहते रहे अस्पताल छोड़कर नहीं जाएंगे। राणा सिदानी WHO के साथ काम करती हैं। 24 नवंबर को उन्होंने अल जजीरा के एक पत्रकार का रीट्वीट किया और लिखा कि डॉक्टर सफिया ड्रोन हमले में घायल हो गए हैं। वीडियो में डॉक्टर सफिया मरीज के बिस्तर पर लेटे हुए देखे जा सकते हैं। उस हमले में 2 दिन के भीतर 14 लोग घायल हो गए। अस्पताल के भीतर 65 मरीज थे, जिनमें 13 बच्चे और ICU के 8 मरीज भी थे। 27 दिसंबर को इसराइल ने उनके अस्पताल पर हमला कर पूरी तरह तबाह कर दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। उत्तरी गजा में बच्चों का एकमात्र अस्पताल और इस इलाके का आखिरी बड़ा अस्पताल बंद हो गया। एम्नेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव आग्नेस कैलमार्ड ने ट्वीट कर लिखा है, डॉक्टर सफिया को जबरन गायब कर दिया गया है, उन्हें तुरंत हाजिर किया जाए। इस बात की काफी आशंका है कि उनके साथ अत्याचार किया जा सकता है। 27 दिसंबर को उनका आखिरी वीडियो देखा गया, जिसमें देखा जा सकता है कि उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। इसके बाद सेना ने यह बात स्वीकार की कि उन्हें हिरासत में लिया गया है और स्थानांतरित किया जा रहा है। मगर 1 जनवरी को इसराइल की सेना अपने बयान से मुकर गई। फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स संस्था की इसराइल इकाई को कहा कि उनके पास डॉक्टर सफिया के हिरासत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 3 जनवरी को एग्नेस कैलमार्ड ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इसराइल की सेना फिर से अपने बयान से पलट गई है और अब मान रही है कि डॉक्टर सफिया उसी की हिरासत में हैं। सेना ने कहा है कि डॉक्टर सफिया की जांच इसलिए हो रही है क्योंकि वो मानती है कि हमास से जुड़े हुए हैं। यह जानकारी तब सामने आई जब उनके परिवार ने मांग की कि वकील को उनसे मिलने की अनुमति मिले। इसके बाद फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स इसराइल ने इसराइल के हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में याचिका दायर की है। मांग की है कि डॉक्टर सफिया जहां हैं इसकी जानकारी तुरंत दी जाए। डॉक्टर सफिया को हिरासत में लिए जाने के बाद एक हैशटैग ट्विटर और इंस्टाग्राम पर चलने लगा, #फ्री डॉक्टर हुसैम अबू सफिया। दुनिया भर के डॉक्टरों ने इस हैशटैग पर ट्वीट किया है। अपनी तस्वीर के साथ कागज के इस टुकड़े पर इन डॉक्टरों ने फ्री डॉक्टर हुसैम अबू सफिया लिखा है। किसी डॉक्टर ने स्टॉप जेनोसाइड तो सेव गजा भी लिखा है। स्पेन, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, फ्रांस, इंडोनेशिया और अमेरिका के डॉक्टरों के अलावा आम लोगों ने भी इस तरह से अपील की है। जैसे इस महिला ने इस हैशटैग के साथ अपनी तस्वीर लगाई है, लिखा है, मैं स्वास्थ्य कर्मी नहीं हूं मगर मैं अपनी आवाज उठाना चाहती हूं। हम इस तरह से मानवता को शर्मसार नहीं होने दे सकते। गजा के इस डॉक्टर के लिए जब दुनिया भर के डॉक्टर आवाज उठा रहे हैं, तब ग्लोबल लीडर कहां हैं?
अक्टूबर महीने में अमेरिका के 99 डॉक्टर, सर्जन, नर्स, हेल्थ वर्करों ने मिलकर अपने राष्ट्रपति बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को एक पत्र लिखा। इनमें वो डॉक्टर हैं और हेल्थ प्रोफेशनल शामिल हैं जिन्होंने गजा में 254 सप्ताह तक वॉलंटियर किया। डॉक्टरों ने लिखा है कि हमारे भेजे गए बमों से हजारों की संख्या में बच्चे और महिलाएं मारे जा रहे हैं, माओं के स्तन सूख गए हैं, नवजात बिना दूध के दम तोड़ रहे हैं। हमने हर दिन बच्चों को मरते देखा है। हम कभी यह बात नहीं भूल सकते कि दुनिया ने इन बेकसूर औरतों और बच्चों को इस तरह छोड़ दिया है। हमने गजा में जो देखा है, राष्ट्रपति बाइडन और उपराष्ट्रपति हैरिस, काश आप भी देख पाते। हम नेता नहीं हैं, हमारे पास सभी सवालों के जवाब नहीं हैं, हम बस डॉक्टर हैं। हमने गजा में जो देखा उस पर चुप नहीं रह सकते। राष्ट्रपति बाइडन और उपराष्ट्रपति हैरिस, हम आपसे मांग करते हैं, इस पागलपन को अब रोक दीजिए। इस पत्र को भी दुनिया भुला चुकी है। मीडिया में अस्पताल के कर्मचारी के हवाले से रिपोर्ट हुआ है कि इस्राएली सेना ने अस्पताल में आग लगाने का भी प्रयास किया। कर्मचारियों के कपड़े उतरवाए गए, उन्हें दक्षिणी गजा की ओर जाने के लिए मजबूर किया गया। CNN ने रिपोर्ट किया है कि इस्राएल ने डॉक्टर सफिया को अपने सैनिक अड्डे पर रखा है। CNN की रिपोर्ट में इस्राएल की सेना का भी बयान है। लिखा है कि डॉक्टर अबू सफिया को हिरासत में इसलिए लिया गया क्योंकि सेना को शक था कि वे हमास के साथ आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। सेना ने यह भी कहा कि अस्पताल का इस्तेमाल हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर के रूप में हो रहा था। मगर CNN लिखता है कि इस्राएल ने अपने इस दावे के लिए किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं दिया, यानी डॉक्टर सफिया को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिए गए। इस तरह के बेबुनियाद दावों के आधार पर इस्राएल की सेना ने एक अस्पताल को खत्म कर दिया। डॉक्टर सफिया का एक बयान पढ़ रहा था जो उनके एक साथी ने मीडिया में दोहराया है। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे सामने कोई इस्राएली सैनिक घायल अवस्था में आएगा तो मैं उसे वही इलाज दूंगा जो मैं अपने अस्पताल में किसी फिलिस्तीनी बच्चे को दूंगा। ऐसे डॉक्टर पर इस्राएल ने आतंकी होने का आरोप लगाया। डॉक्टर सफिया का जन्म 1973 में हुआ। 1947 के नकबा में उनका परिवार अपने गांव से बाहर हो गया। नकबा उस घटना का नाम है जब इस्राएल ने फिलिस्तीन के गांव में बसे अरबों को उनके घरों से बेदखल कर दिया। 1947 फिलिस्तीनी इतिहास का सबसे अहम साल है जब वहां के लोगों से उनके घर और जमीन छीन लिए गए। इस विस्थापन में डॉक्टर सफिया के माता पिता भी थे। इसके कई साल बाद 1973 में गजा के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर में डॉक्टर सफिया का जन्म होता है। उनका सारा जीवन इन्हीं हमलों के साए में गुजरा जिन्हें लाखों फिलिस्तीनियों ने झेला है। इन सब के बीच डॉक्टर सफिया ने विदेश जाकर पढ़ाई की, बच्चों के इलाज के विशेषज्ञ बने, डॉक्टर बनकर वापस अपने लोगों के बीच आए और इस्राएली सेना के निशाने पर आ गए। युद्ध के क्षेत्र में बच्चों के इलाज में क्या दिक्कतें आती हैं, केवल यही बताने के लिए डॉक्टर सफिया का सुरक्षित होना कितना जरूरी है। दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजों के लिए वे अपने आप में पाठ्यक्रम हो सकते हैं। G7, G20, फाइव आइज, ब्रिक्स जैसे देशों के नेता अब तक इस हिंसा और इस्राएल के हमले को नहीं रोक पाए। 1.25 साल बीत गया। दुनिया 2 बार नए साल का जश्न मना चुकी है, लेकिन गजा में बमबारी अभी तक नहीं रुकी है। दरअसल गजा से आने वाली मौत की खबरों के साथ साथ मौत से जुड़ी सभी संवेदनाओं की भी मौत हो चुकी है। फिल्मों से लेकर राजनेताओं के अंतिम संस्कार के प्रसारण में आपने देखा होगा, हर समाज में शोक का एक शिष्टाचार होता है। इसमें श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, दुख, विछोह, रुदन, क्रंदन, अफसोस, करुणा, पश्चाताप, मौन, स्मृति, सभा, कितना कुछ होता है। लेकिन गजा के लोगों के लिए शोक का शिष्टाचार भी मिटा दिया गया। यह मृत्यु शोक विहीन हो गई है। कोई साहित्यकार भी डॉक्टर सफिया को बयान नहीं कर सकता। उसकी कल्पना में यह बात आ ही नहीं सकती कि बमबारी के बीच डॉक्टर सफिया क्या सोचकर वहां टिके रहे। आखिरी वक्त उन्होंने अपनी EMI के बारे में सोचा होगा, या अस्पताल के बारे में, या उन डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों के बारे में जो उनके साथ काम कर रहे थे, या वे अपने ध्वस्त हो चुके मकान के बारे में सोच रहे होंगे, मकान में रखी अपनी जीवन भर की तस्वीरों, सामानों के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर उस बेटे के बारे में जो उनके ही अस्पताल के बाहर बमबारी में मारा गया। गजा में दुख, शोक, अवसाद, विपदा सब बेमानी हो चुके हैं। दरअसल हमारे पास शब्दों की कोई कमी नहीं है। हर तरह के शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों में कोई भाव, कोई बोध नहीं बचा है। इनके बिना शब्दों का क्या काम। आपके शहर को बमबारी से तबाह कर दिया जाए,
उस शहर में कुछ भी ना बचे, अस्पताल तक ना बचे और एक डॉक्टर उन मलबों के बीच बचा रह जाए। ऐसी एक तस्वीर में आप मलबा किसे कहेंगे? नष्ट हो चुके अस्पताल को, या बच गए एक डॉक्टर को, या उसे देखने वाले अरबों लोगों को? यह प्रश्न साहित्य का है या दर्शन का? गजा में डॉक्टर सफिया का होना उन बच्चों के लिए जिंदा रहने की एक उम्मीद थी जो बम और ठंड से मारे जा रहे हैं। 23 दिसंबर से अब तक गजा में 7 नवजात ठंड से मारे गए। जिन टेंटों में परिवार शरण ले रहे हैं वो आसमान के नीचे हैं। हवा चलती है तो टेंट खुल जाते हैं, बारिश आती है तो बह जाते हैं, धूप में तपते हैं, ठंड में जम जाते हैं। सेव द चिल्ड्रन नाम की मानवाधिकार संस्था ने अक्टूबर में रिपोर्ट किया था कि हमले के 1 साल के दौरान 5 साल से कम उम्र के 3100 बच्चे भूख से मारे गए। हजारों बच्चे विकलांग हो गए, अनाथ हो गए। गजा के अस्पतालों में ऐसे बच्चों की एक खास कैटेगरी है जो शायद दुनिया में और कहीं नहीं। WCNSF यानी वुंडेड चिल्ड्रन विथ नो सर्वाइविंग फैमिली। ऐसे बच्चे जो घायल हैं और उनका दुनिया में अब कोई नहीं बचा है। हमें नहीं पता इस 1 साल में हर दिन डॉक्टर सफिया ने कैसे काम किया। यह कहानी वही बता सकते हैं। हमने शब्दों की बात की। गजा में इसराइल का हमला युद्ध है या नहीं, इसे लेकर भी बहस है। कई देश और संस्थाएं युद्ध की जगह हमला या सीज का प्रयोग करते हैं। इसराइल अपनी कार्रवाई को युद्ध कहता है। युद्ध के दौरान अस्पतालों और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर नियम काफी बने हैं। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस की वेबसाइट पर आपको लिखा मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के मुताबिक यानी युद्ध जैसी स्थिति के दौरान अस्पतालों समेत किसी भी तरह की स्वास्थ्य इकाई पर हमला नहीं होना चाहिए। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अगर कोई पक्ष अपने दुश्मन के खिलाफ किसी प्रकार की हानिकारक गतिविधि की योजना बनाने के लिए अस्पताल का इस्तेमाल करता है, तब अस्पताल का सुरक्षा कवर हट जाता है। इन नियमों में तो यही लिखा है। अगर साफ साफ साबित नहीं होता है कि अस्पताल का इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ हो रहा है या नहीं, तब वैसी स्थिति में यही माना जाएगा अस्पताल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन इस्राइल ने इस बार ऐसे मापदंडों को रौंद दिया है। अब ये नियम दोबारा कभी स्थापित नहीं हो पाएंगे। WHO और उससे जुड़े अधिकारी अपने ट्वीट्स में #not a target लिखते हैं, यानी अस्पताल हमले का निशाना नहीं है। मगर क्या बदला? कुछ भी नहीं। नवंबर 2023 में जब अल शिफा अस्पताल पर हमला हुआ, तब भी इस्राइल की सेना ने इस तरह की दलील दी कि उसके नीचे हमास की सुरंगों का जाल है जो उसके कमांड सेंटर तक जाता है। मगर आज तक उन दावों की ठोस रूप से जांच नहीं हो पाई। अमेरिका मानता है कि हमास ने अल शिफा का इस्तेमाल किया है, मगर अमेरिकी खुफिया विभाग ने अपने दावों के साथ कोई सबूत नहीं दिए। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने 31 दिसंबर 2024 को एक प्रेस नोट जारी किया। कहा कि कुछ परिस्थितियों में अगर किसी स्वास्थ्य इकाई पर जानबूझकर हमला किया जाता है तो यह सामूहिक दंड की श्रेणी में आ सकता है, जो अपने आप में युद्ध का अपराध है। रिपोर्ट में लिखा है, इस्राइल के हमलों ने गजा की स्वास्थ्य व्यवस्था को अंतिम रूप से कुचल दिया। इस्राइल के हमलों के बीच अस्पताल एक ऐसी जगह थे जहां गजा के लोगों को शरण मिल सकती थी, मगर अब उन्हें ही मौत का ठिकाना बना दिया गया है। कमाल अदवान अस्पताल पर हमले के बाद WHO ने कहा है, सैन्य बलों द्वारा इस तरह की कार्रवाई के जरिए गजा की स्वास्थ्य प्रणाली को व्यवस्थागत तरीके से तार तार कर दिया गया। पिछले 2 महीने में स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पतालों पर लगातार हमले हुए हैं। हमने ये वीडियो क्यों बनाया? क्या आपको युद्ध और हिंसा की स्थिति में अस्पताल के होने और उसके बीच डॉक्टर सफिया जैसे डॉक्टर के अंत तक टिके होने की कहानी से कोई फर्क पड़ता है? ऐसा तो नहीं हो सकता आपका किसी डॉक्टर से लगाव ना हो, उसे देखते ही आपके भीतर जीने या ठीक हो जाने की उम्मीद ना बढ़ जाती हो। अगर ऐसा होता है तो आप डॉक्टर सफिया के होने का मतलब ज़रूर समझेंगे। आप ही बताइए, आज की तारीख में डॉक्टर सफिया जैसे डॉक्टरों से बड़ा लीडरशिप का कोई उदाहरण है? बार बार पढ़ने को मिलता है इस्राइल की जेलों में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ खास तौर पर बर्बरता की जाती है क्योंकि उन पर हमास के साथ मिले होने का आरोप लगाया जाता है। खुद संयुक्त राष्ट्र इस्राइल के सबूतों को पर्याप्त नहीं मानता। जब से इस्राइल का हमला शुरू हुआ है तब से वहां कोई भी विदेशी पत्रकार रिपोर्टिंग करने नहीं जा सका। गजा के स्थानीय पत्रकारों के जरिए दुनिया भर में खबर पहुंच सकी है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ 133 की संख्या बताती है मरने वाले पत्रकारों की। अल जजीरा के मुताबिक 25 दिसंबर 2024 तक यह संख्या 217 हो चुकी थी। 200 से ज्यादा मीडिया कर्मी मारे जा चुके हैं
कुछ के साथ उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।